नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज हम लोग फिर से एक नए सेट पे डील कर लेते हैं। ये सेट सिग्मा क्लासेस का है, तो आज हम लोग इसी पे डीलिंग करेंगे। और वो जो हमारा पहले वाला सेट है वो भी कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग इस पे डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सोचा आपसे भी शेयर करूं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सैंधव सभ्यता के संबंध में असत्य कौन से कथन है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट तो कह रहा है मूर्ति पूजा का प्रचलन था, ठीक है मतलब कि था, क्योंकि बहुत सारे मूर्ति के भी मिले हैं। मंदिर का प्रमाण मिला है, ये नहीं हो सकता क्योंकि असत्य कहा जा रहा है, तो असत्य ही ढूंढना है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, मंदिर का प्रमाण मिला, क्योंकि सैंधव सभ्यता में मंदिर का ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। धार्मिक विश्वास विद्यमान था, यह सही है। नगरीय सभ्यता थी, यह भी सही है। तो इस आधार पे आंसर हो जाएगा बी, मंदिर का प्रमाण मिला है। असत्य पूछा जा रहा है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, अर्थात यही असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा पर बौद्ध और जैन एक मत नहीं है। बौद्ध और जैन एक मत किस अवधारणा पर नहीं है, तो आंसर इसमें हो जाएगा आत्मा की अवधारणा पर, क्योंकि आत्मा की अवधारणा पर जैन चिंतक जो है विश्वास करते हैं, तो बौद्ध चिंतकों का विश्वास है कि आत्मा नहीं होती है। बौद्ध मत का कहना है कि संसार में आत्मा जैसी कोई भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है। हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के शासक थे और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलवार संत किसके उपासक थे। अलवार संत किसके उपासक थे, तो आंसर इसका हो जाएगा भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के उपासक थे अलवार संत, क्योंकि वे उन्होंने विष्णु की ही पूजा की थी और उन्हीं को अपना आराध्य मानते थे। इसी तरह से ये जो यहाँ पे शिव के उपासक जो थे ये नैनार कहलाते थे, भगवान राम के उपासक वैष्णव कहलाते थे और देवी दुर्गा के उपासक शाक्त कहलाते थे, ठीक है। तो इस तरह से नैनार और अलवार ये दोनों तरह के जो संत समुदाय थे, इन दोनों ने दक्षिण भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था, जिससे समाज में भी सकारात्मक बदलाव आया था। अब है पुगदल। पुगदल का अर्थ होता है कर्म, यानी कि पुगदल से मुक्ति का उद्देश्य किस धर्म का दर्शन है। पुगदल से मुक्ति का उद्देश्य है जैन धर्म का दर्शन। जैन धर्म में ये कहा गया है कि कर्म को समाप्त करने अर्थात कर्म से मुक्ति पाना, और इसके लिए दो विधियां अपनाई गई थी। एक विधि संवर कहलाती है और दूसरी विधि निर्जरा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण पंथी समुदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था। दक्षिण पंथी संप्रदाय के संस्थापक थे दरिया साहेब। तो दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो दरिया साहब का जन्म डुमराव में हुआ था, ठीक है। डुमराव के एक दर्जी परिवार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, वल्लभी शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी कहाँ पर स्थित है, अगर ये जानते हो तो ये इसका आंसर देना एकदम आसान है। तो वल्लभी जो है गुजरात में स्थित है और वहीं पे यह एक शिक्षा का केंद्र भी था और इसमें जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य वास्तुकला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मौर्य वास्तुकला के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा मतलब गलत कहा जा रहा है। तो स्तंभों की बनावट एकाश्म गोलाकार था, ये सही है। इस पर ईरानी कला का प्रभाव था, यह भी सही है। खंभों के शीर्ष पर फूल पत्ते बेल और पक्षियों के चित्र थे, ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। खंबे के शीर्ष पर पशुओं की आकृति थी, यह भी सही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग जो हमारा राज चिन्ह है अशोक स्तंभ, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे है, बांकीपुर चर्च और पादरी की हवेली किस शैली में निर्मित है। बांकीपुर का चर्च और पादरी की हवेली जो है
यह दोनों है तुगलक शैली में निर्मित है। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, ये गोथिक शैली, गोथिक शैली मूलतः जो होती है गोथिक शैली, यह उसी शैली में यह निर्मित है। बांकीपुर का चर्च और पादरी की हवेली। ठीक है, और ये दोनों ही पटना में स्थित है, बांकीपुर चर्च और पादरी की हवेली। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैप्टन गॉस्टिन ने पटना के गोलघर का निर्माण कब किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पटना के गोलघर का निर्माण जो हुआ था वह 1786 ईस्वी में हुआ था कैप्टन गॉस्टिन के द्वारा। ठीक है, 1786 में। और इसका निर्माण मूलतः अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, लेकिन विडंबना यह रही कि एक बार भी इसमें अनाज नहीं डाला जा सका, क्योंकि इसकी बनावट में थोड़ी सी गलती आ गई थी, इस वजह से। द्रविड़ शैली में बनी मंदिरों की विशेषता है। द्रविड़ शैली में बने मंदिरों की क्या विशेषता है? तो इसका जो गोपुरम जो होता है वह बहुत ही आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है, गोपुरम इसका बहुत ही आकर्षक बनाया जाता है। गोपुरम कहते हैं एक बहुत ही बड़ा और विशाल प्रवेश द्वार होता है, मतलब एंट्री का गेट होता है, उसी को गोपुरम कहा जाता है। इस शैली का निर्माण पांड्य शासन काल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है यह शिव को समर्पित है। आंसर हो जाएगा बी, शिव। ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। दिल्ली का सम्राट जो प्रारंभिक जीवन में रेवाड़ी में नमक बेचा करता था। दिल्ली का कौन सा सम्राट जो अपने प्रारंभिक जीवन में रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है, तो रेवाड़ी में नमक बेचा करता था, ऐसा कौन सा सम्राट था? तो वह था हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसने अपने शुरुआती दिनों में, मतलब आरंभिक दिनों में, हरियाणा के रेवाड़ी में नमक भी बेचने का काम किया था। आदिल शाह ने उसे अपना वजीर और सेनापति बनाया था। आगे चलेंगे। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ठीक है, और इसमें अकबर के शासनकाल के वृत्तांत का संकलन था। आगे है, शाहजहां नामा किसके द्वारा लिखी गई है? शाहजहां नामा जो है इनायत खां ने लिखी थी। ठीक है, इनायत खां का मोहम्मद ताहिर के नाम से भी इनायत खां को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इनायत खां। संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, और अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करने के बाद इसका नाम अनवारे सुहाइली रखा था, अनवारे सुहाइली। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। ठीक है, बुद्धू भगत। ये कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831-32 में। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में, जो वर्तमान में अभी झारखंड में स्थित है। नील दर्पण किसकी रचना है? नील दर्पण किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र इसमें चारों में से कोई भी नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें बंगाल के नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है, और यह सन 1860 के दशक में यह घटना जो है घटित हुई थी। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, बिहार का पटना। और अरब के अब्दुल्ला बहाव, इन्हीं से प्रभावित था बहावी आंदोलन। और इसमें बहावी आंदोलन के जो मुख्य प्रवक्ता थे भारत में वह थे सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मौत हुई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, बिरसा मुंडा की मौत हुई। बिरसा मुंडा की मौत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 6 जून 1900 ईस्वी को
उन्हें बिरसा मुंडा को 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 6 जून को हैजा हो जाने की वजह से बिरसा मुंडा की मौत जेल में ही हो गई थी। और बिरसा मुंडा को उलगुलान भी कहा जाता है, इसलिए उनके इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम पहली बार गाया गया। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में, चूंकि आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर ई दे देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और इस वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव बने। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रथम महासचिव जो हैं वो एन.जी. रंगा बने थे, एन.जी. रंगा। ठीक है, और इस अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में हुई थी, अप्रैल 1936 में। ठीक है, और इसके प्रथम महासचिव एन.जी. रंगा और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वह सहजानंद सरस्वती बने थे। आगे है शारदा एक्ट किससे संबंधित था? शारदा एक्ट जो है यह किससे संबंधित था, यह पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था। आंसर हो जाएगा बी, बाल विवाह। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? भारत में नारी आंदोलन का प्रणेता जो है वो ज्योतिबा फूले को माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम नारियों के उत्थान के लिए कार्य किया था और इन्हें वर्ष 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल की भी शुरुआत की थी, 1848 में। बिहार के किस जेल में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था? नंगी हड़ताल किया गया था छपरा जेल में। बिहार के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके अपने लिए स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी और न देने पर नंगे रहने का ही फैसला किया था। ठीक है, और यह किया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा था और इसीलिए इसी के बहिष्कार के लिए अनुग्रह नारायण ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था। आगे है महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण पहुंचे? महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे सन 1917 में और वे मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे थे और लखनऊ अधिवेशन में किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वे चंपारण पहुंचे थे। तो आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, और 1917 के किस महीने में? तो अप्रैल 1917 में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष बने। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और बिहार में इनका होम रूल लीग का जो शुरुआत हुआ था दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी बिहार में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1912 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई? तो अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1913 में किया गया था, 12-13 मानते हैं। तो इसमें पटना में जो किया गया था, इस समय इसका नेतृत्व करता थे सचिंद्रनाथ सान्याल। और यहाँ अगर पटना की बात करें तो सचिंद्रनाथ सान्याल पटना में। ठीक है, और ये रेवती नागा जो है ये भागलपुर में थे और इसके अलावा ये जो यदुनंदन सरकार है ये बक्सर में थे। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन के जनक के रूप में मतलब किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा लियोनिल कार्टेस। लियोनिल कार्टेस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। आगे है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह था अवध का नवाब। ठीक है, अवध का नवाब, जिसने 1756 में 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। और बक्सर का लड़ाई जो है यह 1764 में लड़ा गया था। 1765 में संधि हुई थी और इसी संधि के तहत भारत में बंगाल में विशेषकर बंगाल में अंग्रेजी शासन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में भागीदारी करने लगी थी बढ़ चढ़ करके, अर्थात वह व्यापारी से बिल्कुल ही शासक बन गई थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार पहुंचा। कब पहुंचा यह पूछा जा रहा है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वह मुगल दरबार पहुंचा था 1608 में, और टॉमस रो जो है 1615 में, और विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में पहुंचा था। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई वर्ष 1612 में। ठीक है, 1612 में सूरत में इसकी स्थापना की गई थी। तो चूंकि 1612 नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे है, फराजी आंदोलन चलाया गया। फराजी आंदोलन कहाँ चलाया गया? आंसर हो जाएगा बंगाल में, सी, बंगाल में फराजी आंदोलन चलाया गया था, जिसके नेतृत्व करता थे दादू मियाँ। दादू मियाँ, दादू मियाँ के नेतृत्व में फराजी आंदोलन हुआ था बंगाल में, और इसका उद्देश्य बंगाल से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना था। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा इसका, सारण सिंचाई नहर जो है यह गंडक नदी से निकलती है। आंसर हो जाएगा डी, गंडक नदी। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में स्थित होने के कारण यहाँ पर चावल के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य जो है दाल का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। और अगर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो यह दाल का सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, अर्थात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, प्रथम स्थान है इसका। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान इस संबंध में दूसरा और तीसरा है। मध्य प्रदेश थर्ड हो जाएगा और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक की अगर बात करें तो यह है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। कर्नाटका सबसे ज़्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन करता है, और इसके बाद रेशम के उत्पादन में कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है दूसरा। और रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका भी कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जहाँ की कॉफ़ी की अरेबिका और रोबस्टा दो प्रमुख किस्में मिलती हैं। बिहार में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा कैमूर और रोहतास, दोनों ही हैं, कैमूर और रोहतास। तो आंसर ई हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कैमूर और रोहतास चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और यह चूना पत्थर जो है यह सीमेंट उद्योग में काम आता है।
लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख खान किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख खान जो है कर्नाटका में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख खान स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन इकाई की अगर बात करें तो भारत में डिगबोई है। डिगबोई जो कि असम में स्थित है और यह वर्ष 1901 ईस्वी से कार्य कर रहा है डिगबोई। तालचर कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तालचर कोयला खान जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ नहीं, ओडिशा है। तालचर कोयला खान ओडिशा में है। टाइफून नामक चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? टाइफून की उत्पत्ति चीन सागर में होती है। आंसर हो जाएगा ए चीन सागर और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे है बागियो नामक चक्रवात कहाँ आता है? बागियो नामक चक्रवात जो है यह फिलीपींस में आता है। आंसर हो जाएगा सी फिलीपींस। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तरी गोलार्ध में पवन दक्षिणी ओर विचलन का कारण है। उत्तरी गोलार्ध में पवन के दक्षिण की ओर विचलन का कारण कोरियोलिस बल है और इसी बल के कारण पृथ्वी का घूर्णन भी होता है। मतलब घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल जो है उत्पन्न होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलित होती है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वर्ण पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के निकट हमेशा सदाबहार वर्ण पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सदाबहार वन। इस वन का विस्तार भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। 10 डिग्री उत्तर, ठीक है, और 10 डिग्री दक्षिण, इस तरह से, ठीक है। आगे है अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में होती है? अल नीनो की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। बी प्रशांत महासागर हो जाएगा और यह पेरू और इक्वाडोर देशों के पश्चिमी तटीय प्रशांत महासागर के जल में होती है। पेरू और इक्वाडोर, ठीक है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। और इसके अलावा शीतोष्ण घास स्थल है पम्पास। ये पम्पास जो है ये शीतोष्ण है और प्रेरी वेल्ड ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय है। और जो कि पम्पास आपको अर्जेंटीना में आता है और प्रेरी आपको उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड जो है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? आंसर हो जाएगा ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र जो है ओजोन का O3 होता है, ठीक है, और यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन है? अर्थात सागर में लवणता कहाँ से आती है? तो आंसर हो जाएगा ए भूमि से ही सागर में लवणता जाती है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला मकान, तो तकला मकान मरुस्थल जो है यह चाइना में स्थित है, चीन में। तो आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इस राज्यसभा जो है लोकसभा की तरह यह विघटित नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। द्विस्तरीय पंचायती राज किस समिति की सिफारिश में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय पंचायती राज जो है
यह अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है और यह स्थापना हुई थी इसकी 1977 में। ठीक है, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है 61, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो आंसर हो जाएगा डी 61 वर्ष। 61 वर्ष की आयु में मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा को घटाया गया 21 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है, उस समय जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को अपनाने की डेट जो है 26 जनवरी 1949 थी। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, जो कि हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर प्रस्तावना पढ़े तो एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह डेट दिया गया है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल। बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और फागू चौहान का क्रम संख्या जो है, मतलब राज्यपाल बनने का क्रम, ये 40वां है, 40वां। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19 से है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) क में दिया गया है। यह वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। निम्न में से किस में टकसाल नहीं है? टकसाल किस में नहीं है? तो आंसर इसमें हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे कलकत्ता में भी टकसाल है, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। टकसाल उसे कहते हैं जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, तो इन चारों ही शहरों में टकसालें स्थित है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई। किस में टकसाल नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGBs पर ब्याज दर मिलता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज दर मिलता है 2.5%। आंसर हो जाएगा बी, 2.5%। ठीक है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो शुरुआत हुई थी यह 2015 में की गई थी, 2015। ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल जो है यह RBI जारी करता है, सी हो जाएगा आंसर, RBI। ठीक है, आगे है RBI। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल जो है यह कब जारी नहीं किए जाते, यह पूछा जाना है, तो मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो आंसर हो जाएगा 272। ट्रेजरी बिल जो है 91 दिन का भी होता है, 182 दिन का और 364 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 372 दिन जो दिया गया है यह सत्य है। ये ट्रेजरी बिल जो है RBI जारी करती है। 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे मंदक भी कहा जाता है, भारी जल को मंदक। ठीक है, आगे है वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस गुण के कारण जल एक उत्कृष्ट विलायक होते हैं? जल उत्कृष्ट विलायक किस कारण होते हैं? किस गुण के कारण? तो आंसर हो जाएगा अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण। अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण जल जो है एक उत्कृष्ट विलायक होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है यह ध्रुवीय बंधक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड द्वारा कराया जाता है, सिल्वर
सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, ठीक है। आकाश में पहले से अगर कुछ बादल उपस्थित होते हैं तभी कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। और सिल्वर ब्रोमाइड से कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये फोटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु जो है यह ऑस्मियम है। ऑस्मियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है। सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर कौन सी धातु उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम उपलब्ध है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मुख्य गैस है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मुख्य गैस है मीथेन। आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। ठीक है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला जो है CH4 होता है। नेक्स्ट है अग्निशमन में किस गैस का उपयोग होता है? अग्निशमन में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में काम आता है। नेक्स्ट है एक नॉटिकल मील बराबर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। इसमें समुद्री दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो है यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसी बल के कारण वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई हो जाती है और मैल निकल जाते हैं। बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हो जाएगा इसमें खाने का सोडा NaHCO ये भी सही है। बिना बुझा हुआ चूना ये भी सही है। धोवन सोडा ये भी सही है। कास्टिक सोडा NaO4 अर्थात ये सभी के सही है। आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस। टीयर गैस क्या है? तो आंसर हो जाएगा टीयर गैस जो है अमोनिया है। आंसर हो जाएगा बी, अमोनिया। हैबर विधि से इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना घुलाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अम्लराज। अम्लराज में सोना घुल जाता है और अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं। इसमें सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं और ये गैसियस फॉर्म में होती है। इससे पानी को शुद्ध कर लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन का स्रवन जो है यह ग्रहणी के द्वारा होता है। यह सेक्रेटिन जो है एक पाचन हार्मोन है और छोटी आंत के ऊपरी भाग के दीवार से स्रावित होता है। यह ग्रहणी, इसे ग्रहणी भी कहते हैं। तो ग्रहणी गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और pH को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से कौन जैव फर्टिलाइजर है? जैव फर्टिलाइजर जो है यह कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग में अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, अल्फा यूरिया ये सभी जो है जैव फर्टिलाइजर ही हैं। तो नेक्स्ट है मनुष्य कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य कोशिका में
23 जोड़ी अर्थात कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने वाला एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी, सॉरी आंसर बी हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, यह कोलेजन बनने में मदद करता है जिससे घाव जल्दी भर जाता है। यह तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत करता है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ए 24। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें तो इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई कम पड़ती अर्थात अस्पष्ट दिखती हैं। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स होते हैं। स्तनपानों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनपाइयों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं मैमल्स के हृदय में। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वदाता जो है ओ समूह के रक्त ग्रुप को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ जमाव अर्थात पृष्ठ तनाव जो है वह घटेगा। आंसर हो जाएगा डी, घटेगा। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है संजय कोठारी के स्थान पर। नेक्स्ट है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय अर्थात डीएसयू की पहली कुलपति कौन बनी है? डीएसयू की पहली कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। ये भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता भी रह चुकी हैं। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में खेला गया था, तो 2000 में इन्होंने मेडल भी जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। अशोक गहलोत जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 9 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई है और इससे किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह अनुदान राशि प्रति माह अधिकतम 1000 से प्रति वर्ष 12,000 रुपये तक होती है। प्रति माह 1000 और प्रति माह 1000 मतलब पूरे वर्ष में लेकर के 12,000 के आसपास छूट दी जाती है किसानों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? सबसे बड़े दानवीर जो हैं जमशेदजी टाटा बनाए गए हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में दान दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? वैध मुद्रा का दर्जा जो है अल सल्वाडोर ने दिया है बिटकॉइन को। आगे है, हाल ही में कौन OnePlus की बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह OnePlus की बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष डेविड को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? दुनिया का पहला और आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट जो है यह कहाँ लगाया गया है? आंसर हो जाएगा असम, बी असम। ठीक है, असम में विकसित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 109।
हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 इसकी पहली ट्रॉफी जो है यह न्यूजीलैंड ने जीती है। नेक्स्ट है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को चुना गया है, नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट है 111 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? 5 जून को मनाया गया जो था विश्व पर्यावरण दिवस, इसका थीम था इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है। आगे है, 31 मई 2021 को कॉमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? कॉमिट टू क्विट विषय के साथ मनाया गया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आगे है, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दी है बांग्लादेश ने, आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसमें महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके बालकों के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा 29 मई 2021 को। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 116। मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है यह मुशफिकुर रहीम को मिला है, मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? संचारी विजय किन फिल्मों के के मशहूर अभिनेता थे? आंसर हो जाएगा ए, कन्नड़ के अभिनेता थे। नेक्स्ट है, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन बेल्जियम में किया गया था। हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है न्यूजीलैंड ने, घोषणा की है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? अंकटाड की नई महानिदेशक जो है यह रेबिका ग्रीनस्पैन बनी है, रेबिका ग्रीनस्पैन। हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटेन ने 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है।
आगे है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो इसमें कटौती की गई है 3 साल की। 3 साल की संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है अंजलि भारद्वाज को, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। आगे है, किस राज्य को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसको बेहतर ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? आंसर हो जाएगा बी, 12 स्थानों को चुना गया है। देश के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया गया है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। लास्ट टाइम इसमें डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो इसका उद्घाटन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे है क्वेश्चन नंबर 132, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना? तो महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल किया है उत्तराखंड ने, और यह देश का इस तरह से लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना? कर्नाटक का 31वां जिला जो है यह विजयनगर बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवे-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तियानवे-1 जो है यह चाइना का अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है, भारत की किस स्टार एथलीट का असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो डीएसपी नियुक्त किया गया है हिमा दास को, और हिमा दास असम की हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय किया है अमेरिका ने। आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। नेक्स्ट है 138, हाल ही में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? डॉक्टर श्री कृष्ण की जयंती जो है यह 21 अक्टूबर 2021 को मनाई गई, और यह उनकी 134वीं जयंती थी, 134th बर्थडे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 103वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। इस सम्मेलन में पटना में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेतिया की मैरी आर्डलिन को साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए साहित्य चूड़ामणि सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है 140, क्वेश्चन नंबर 140, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल कितने रुपए के व्यय का बजट पेश किया है? आंसर हो जाएगा ए, 34,83,236 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम। नेक्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3⁴ हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, √83। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 40 रुपये एवं 80 रुपये है। राशि तथा प्रतिशत दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 143 का। राशि 500 रुपये और दर है 4%। नेक्स्ट है, यदि नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है परंतु उसकी तली में छेद होने के कारण यह टंकी 8 घंटे में भरती है। यह टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो छिद्र वाली उसे खाली करने में कितना समय लेगी? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 24 घंटा। 24 घंटा। नेक्स्ट है 145, 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4200 पेंसिल 6 दिन में तैयार करते हैं। यदि 20 दिनों में 40 मजदूर लगकर 5600 पेंसिल तैयार करनी हो तो प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 घंटे। 4 घंटे। नेक्स्ट है 146, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय न बढ़े? तो आंसर हो जाएगा इसका 146 का ए, 20%। 20%। नेक्स्ट है 147, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, 0। और 148 है, दो संख्याओं का योग 5 और अंतर 3 हो तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? तो इसका भी आंसर है सी, 4। और 149 का 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाता है आंसर 51। और 150 का आंसर अर्थात लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 12। तो इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।